नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको आपका 5वां पेपर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट कराया जा रहा है। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लेंगे। आपको यहाँ पर मुख्य मुख्य प्रश्न बताए जाएंगे। कौन से मुख्य प्रश्न बताए जाएंगे? जो यूनिट नंबर 5 और 6 में से आपके बनते हैं। यूनिट नंबर 3 और 4 में पहले पार्ट में करवा चुका हूं। आप लोग इन सभी वीडियो का एक बार रिवीजन कीजिएगा। इतना सारा पढ़ने के बजाय आप लोग बहुत ही कम पढ़ लीजिए। आपको अच्छे से पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा आप लोग नंबर ला सकते हो। आपका पहला पेपर बहुत अच्छा हुआ हमारे यहाँ से और दूसरा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है ना? तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का आनंद लेंगे। चलेगा, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। और 5 नंबर यूनिट का नाम है लिखना व सिखाना। लिखना किस तरीके से हम सीखते हैं, 5 नंबर की यूनिट है और ये यूनिट भी 12 नंबर की है और 6 नंबर की यूनिट भी आपकी 12 नंबर की है। तो इस वीडियो से आपको 24 नंबर मिलने वाले हैं। साथियों, पास होने के लिए 60 में से आपको 24 नंबर ही तो चाहिए, जबकि मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 60 नंबर का मैटर करवा रहा हूँ। चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न पहला है कि विचारों को स्पष्ट शुद्ध रूप से लिपिबद्ध करना क्या कहलाता है? लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है, ठीक है ना? अगला प्रश्न है कि तेजकरण डांडिया की छात्र जगाओ खोजना, कुछ ऐसा लिख रहा है यहाँ पर, मिट रहा है ये। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्णों की सुंदर लिखावट, ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न है, ये देखिए, लिखित भाषा की अंतिम इकाई आपको याद रख लेनी कौन सी है? वर्ण है। ये यहाँ पर स्कैनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अगला प्रश्न आपका ये है, अति लघुत्रात्मक है कि लेखन के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो याद रखना है आपको, लेखन पूर्व, शुरुआती लेखन और लेखन की दहलीज, उचित गति और उचित गति व प्रवाह के साथ लिखना। अगला प्रश्न है आपका ये, लिखना सीखने से पूर्व बच्चे में कौन सी क्षमता आ जानी चाहिए? पहली चीज़ तो मांसपेशियों का आसानी से संचालन होना चाहिए, वर्णों का प्रत्यव्य ज्ञान होना चाहिए और कुशल मौखिक अभिव्यक्ति और सुनने व बोलने व पढ़ने में कुशल होना चाहिए। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपको, ये देखिएगा, लिखित कार्य किसे कहते हैं, यानी कि और ये कितने प्रकार का होता है? प्राप्त ज्ञान को अध्यापक के द्वारा दिए गए प्रश्नों को के उत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना अभ्यास कार्य कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, एक तो कक्षा का कार्य जैसे प्रश्नों के उत्तर लिखना और प्राप्त ज्ञान को लिखना। दूसरा होता है घर के लिए गृह कार्य, जिसको घर पे बच्चा कर करके होमवर्क लाता है। लेखन संबंधी या लेखन कौशल होता है, उससे संबंधित 4 योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए देखिएगा। तो सुंदर स्पष्ट सुपाठ्य लिखना, शुद्ध वर्तनी में लिखना और उपयुक्त शब्द विराम चिन्हों का प्रयोग करना और प्रसंग अनुसार सटीक शब्द लिखना। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप लोग इस पर। मुख्य प्रश्न बता रहा हूँ केवल ये, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन व आकलन में क्या अंतर है? तो आकलन का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना है कि बच्चों ने क्या और कैसे सीखा। सीखने में शिक्षक कहाँ तक मदद करेगा, जबकि मूल्यांकन का अर्थ है कि क्या बच्चे में अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं या नहीं। और मूल्यांकन में छात्र की उपलब्धि के स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। ओके, अगला प्रश्न है, संक्षिप्तीकरण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो याद रखेंगे आप लोग, संक्षिप्तीकरण में उदाहरण, उद्धरण, विशेषण, क्रिया विशेषण, अलंकारमयी भाषा, व्याख्या और दोहराव शैली को छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में क्या अंतर होता है? प्रश्न 2016 में पूछ लिया भाई ये, और आएगा इस बार। बोलना जिस तरीके से हम अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति है, वैसे ही लिखना भी हमारी लिखित अभिव्यक्ति है। बोलना अमूर्त है, अस्थायी है, उसमें एक प्रकार की तत्कालिकता होती है। उसे हम लिखित रूप में अगर ले जाएं तो हम उसे मूर्त या स्थायी रूप दे सकते हैं। लिखने में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा लगती है, समय भी बहुत अधिक लगता है, उसमें बदलाव की और सुधार की गुंजाइश रहती है, मगर ये सुविधा बोलने में नहीं होती है। तो ये लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति का अंतर आपको याद करना है। चलिए, अगला प्रश्न है, रचना सिखाने के सोपान कौन कौन से हैं? रचना सिखाने के सोपान कौन कौन से हैं साथियों? संक्षिप्त में वर्णन करना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी बस। और
इस वीडियो का अच्छा मोस्ट प्रश्न है, संस्मरण क्या है। संस्मरण एक रोचक विद्या है। इसका संबंध लिखने वालों की यादों से जुड़ा होता है। उसकी स्मृति में सुख दुख या हास्य विनोद खट्टे मीठे सब प्रकार के अनुभव रचे बसे होते हैं और इसमें कल्पना कम और भोगी हुई अनुभूतियाँ बहुत अधिक होती है। लेखक उसमें अपनी पसंद और नापसंद जोड़ता चला जाता है। छात्र द्वारा सिखाए गए संस्मरण कक्षा में सुनाए जाने चाहिए। इनके विषय कौन कौन से, जैसे स्कूल का हमारा पहला दिन, अध्यापक का व्यवहार, जब मैं शरारत करता था पकड़ा गया। तो इस तरीके के पुराने संस्मरण, जो पुरानी यादें, उनके बारे में आप बच्चों को बताना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, हाँ जी, लेखन की रेखा अनुसरण विधि और अनुलेख विधि में अंतर बताइए। मोस्ट प्रश्न है कि लेखन जो होती है, लेखन की रेखा अनुसरण विधि बहुत प्राचीन है, उपयोगी बहुत है, जबकि अनुलेख विधि रेखा अनुसरण की विधि का अगला क्रम है। रेखा अनुसरण विधि के अनुसार अध्यापक तख्ती, स्लेट या कागज पर वर्ण के रूप में पेंसिल या हल्की स्याही या बिंदुओं से अंकित कर देता है। विद्यार्थी स्वयं अध्यापक द्वारा उसका हाथ पकड़कर रेखाओं का अनुसरण करते हुए वर्ण के रूप को उभारते हैं, जबकि लेखन विधि में कोई भी ऐसा सुंदर वर्ण या मोटे लेख में लिख दिया जाता है, विद्यार्थी उस वर्ण को देखकर उसका अनुलेखन करता है, कॉपी में अपनी में उतारता है। श्याम पट्ट पर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, इसको रट लेना भाई, क्या करना है, रट लेना। ओके चलिए अगला प्रश्न है आपका, आप छात्रों की लेखन कला का मूल्यांकन करने के लिए किन किन आधारों पर विशेष ध्यान देंगे, या लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2015 और 19 में 2 बार पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे, लिखने का मूल्यांकन कैसे करेंगे। ओके हाँ जी, तो ये प्रश्न आपको मोस्ट है, अच्छा है, रट लेंगे आप लोग इसको। मैं बोल नहीं सकता ज़्यादा क्योंकि बहुत परेशानी आती है भैया आधी घंटे की वीडियो बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, आप मोस्ट प्रश्नों की बात करेंगे अब हम। चलिए लेखन के विकास के विभिन्न चरणों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। कौन कौन से चरण है। एक तो लेखन से पूर्व, जो मैंने छोटे प्रश्नों में बताया है। दूसरा पॉइंट है शुरुआती लेखन, अगर ये विस्तार से पूछा जाए तो इस तरीके से करना है। शुरुआती लेखन के बाद में है लिखने की दहलीज एवं उचित गति, तीसरा पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका उचित गति व प्रवाह के साथ लिखना, चौथा पॉइंट है आपका। और इस तरीके से, और मोस्ट प्रश्न निबंधात्मकों में लगाइए आप लोग, लेखन के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणी लिखिए और रट लो इसको भैया, इसको रट लेना आप लोग बिल्कुल एग्जाम में कतई, ठीक है। चलिए कौन कौन से पहलू हैं। एक तो आकृति व ध्वनि व अर्थ का संबंध होना चाहिए, विस्तार से पढ़ेंगे आप इसको। लेखन आरंभ करने की योग्यता, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि वाक्य, शब्द और विराम चिन्ह आदि के प्रयोग पर अधिकार होना चाहिए बच्चे का, किस तरीके से होता है अधिकार, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ये लीजिए, छात्रों की लिखावट स्पष्ट व सुंदर हो इसके लिए आप जो प्रक्रिया अपनाना पसंद करोगे उसको क्रमबद्ध कीजिए। लेखन की अवस्थाओं का विश्लेषण कीजिएगा। इसको रट लो भैया, इसको रट लो आप लोग। ये तो लेखन की प्रक्रिया हो गई, ये तो आपकी लेखन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है ना। उसके बाद अब हम बात करते हैं नागरी लिपि मोड के अभ्यास से क्या क्या लाभ होता है। ये भी आपको पॉइंट इसमें आता है, ये करना पड़ेगा। ओके चलिए उसके बाद अब हम बात करते हैं लेखन शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो ये प्रश्न आपका बहुत मोस्ट है, एग्जाम में आएगा, 100% ध्यान रखना इसको। चलिएगा, तो एक तो प्रथम अवस्था होती है, कौन सी है प्रथम अवस्था, क्या होती है, इसके बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरी अवस्था में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे दूसरी अवस्था क्या होती है। उसके बाद लिखने के लिए बैठने की विधि कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से बच्चे को बैठना है वो भी आपको पढ़ना है। फिर पेंसिल कलम पकड़ने की स्थिति क्या होती है, बच्चे को किस तरीके से पेन पेंसिल पकड़ना चाहिए। अक्षरों की बनावट बच्चे की किस तरीके से होनी चाहिए, ये भी बच्चे को आना चाहिए, वो आप लोग सिखाएंगे। ओके, तीसरी अवस्था के अंतर्गत क्या करेंगे आप लोग, वो आप लोग पढ़ने हैं। और चौथी अवस्था में क्या होगा ये भी आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट है कि लिखते समय छात्र की लिखावट में अनेक दोष आ जाते हैं, उनको दूर करने के उपाय। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है भैया।
ठीक है ना। तो दूर करने के उपाय, एक तो स्वयं संशोधन विधि द्वारा, दूसरा है शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करा करके, सुलेख के अभ्यास द्वारा, श्रुति लेख के द्वारा, ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको याद रख लेना है, व्याकरण नियमों का ज्ञान करा करके, शारीरिक दोषों का उपचार करके, अध्यापक द्वारा संशोधन करके और अक्षर विन्यास का अभ्यास करके, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट इसी में आएंगे अंदर। ओके। और सबसे मोस्ट है याद रखना है इसको, सबसे मोस्ट बता रहा हूँ मैं, इसलिए लगाया है कि आपसे लेखन की विधि के विकास के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती है, यानी लेखन विकास की विधियाँ एग्जाम में आती है। छोटे बड़े प्रश्न इसमें से आएगा, एक प्रश्न इसमें से आपको छोटा मिल जाए चाहे बड़ा मिल जाए, आपको ये याद करके जाना है, रटना है भाई ये, ठीक है ना। चलिए, पहली विधि है खेलो विधि। कौन सी है? खेलो विधि। ये खेलो विधि क्या होती है कि पूर्व प्राथमिक और पहली कक्षा के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें बच्चे खेल में ज़्यादा रुचि होते हैं, खेल के माध्यम से वाक्य रचना करना खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं। जैसे कौन कौन सी विधि खेल की देख लो, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, विनेटिका विधि, मोहनपेटी खेल विधि, ये सब इसी पर आधारित है। उसके बाद देखो और कहो विधि, प्रारंभिक कक्षा के लिए उपयुक्त है। एक बच्चे को चित्र बना दिया जाए, चित्र के नीचे शब्द लिख जाता है, चित्र को देख करके बच्चा शब्द को पढ़ने लगता है, ये आपकी देखो और कहो विधि। उसके बाद संभाषण विधि, संभाषण विधि के अंतर्गत किसी विषय वस्तु या किसी दृश्य के ऊपर बच्चा वार्तालाप करता है, शिक्षक उनसे प्रश्नोत्तर पूछता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे को संभाषण होता है। शब्द प्रदान विधि, प्राथमिक कक्षा में कोई कहानी या रचना दी जाती है और किसी वस्तु के ऊपर संक्षिप्त रूप से रचना की जाती है, तो विधि ज़्यादा उपयुक्त होती है। श्यामपट्ट पर शिक्षक जो होता है क्रमानुसार कुछ शब्द लिख देता है और उनको एक एक वाक्य बनवाता है बच्चों से, ठीक है ना। तो ये विधि होगी। अनुकरण विधि का मतलब अब सुनिएगा, अनुकरण, अध्यापक जो का बच्चे को पहले आदर्श वाचन करवा देगा, आदर्श वाचन के बाद बच्चे उसका अनुकरण करने लग जाते हैं, ठीक है। खुद आदर्श वाचन करते हैं पुनः दोबारा। एक प्रबोधन विधि, प्रबोधन विधि भी आपको याद करके जानी है। और एक रूपरेखा विधि, रूपरेखा विधि, ठीक है ना, ये भी आपको याद करना है इसमें। ओके, चलिएगा। तो इस तरीके से आपको ये पेपर कंप्लीट करके जाना है। और एक प्रश्न ये है कि लिखित अभिव्यक्ति के विचारों की क्रमबद्धता और पल्लवन, पल्लवन शब्द को आप लोग याद रखेंगे किस तरीके से आपको करना है। ये पल्लवन शब्द के बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पल्लवन होता क्या एक बार मैं बता देता हूँ। सामान्यतः जब किसी संक्षिप्त भाषण या लेख को विस्तार देना होता है तो भाषा, साहित्य की भाषा में उसे क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी संक्षिप्त भाषण या लेख को विस्तार देते हैं तब उसे साहित्य की भाषा में पल्लवन कहते हैं। उस भाषण या लेख के उन शब्दों की व्याख्या करनी पड़ती है जो सामान्य व्यक्ति के अनुभव के दायरे से बाहर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विस्तार करने में सबसे पहला बिंदु व्याख्या करना है, और कई बार हम अपने द्वारा की गई व्याख्या को व्यक्ति दूसरे शब्दों में प्रस्तुत करता है, यानी प्राकांतर में ही उसी बात को दोहराता है। विस्तार करने का दूसरा बिंदु कौन सा होता है, याद रखेंगे आप लोग। इस तरीके से आपको ये आना चाहिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। और अगली यूनिट आती है हमारी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 देखिएगा, 6 यूनिट नंबर क्या कह रही है। 6वीं यूनिट में से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली चीज़, वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य की आत्मा बताई गई कैसी, रस को बताया है। महादेवी वर्मा की रचना याद रखना भैया कौन सी है, घीसा। कौन सी रचना है, संस्मरण है। ये महादेवी वर्मा की रचना है घीसा और ये संस्मरण है। उसके बाद व्यंग आधारित रचना कौन सी है, शिव शंभू के चिट्टे। शिव शंभू के चिट्टे क्या है, व्यंग पर आधारित है। छोटा जादूगर, इस कहानी के रचनाकार कौन है भैया, प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद, याद रखना। निबंध का पहला और मुख्य आधार क्या है, तो भाषा है। अगला प्रश्न है कि कहानी और उपन्यास में किसकी समानता होती है, केवल बाह्य पुष्टि की समानता होती है। रामायण काव्य किस रूप का है, तो रामायण भैया एक महाकाव्य है, ठीक है ना, पूछ लिया है 16 में भी है। बिहारी सतसाई की रचना कौन सी है, तो मुक्तक है, मुक्तक। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो विष्णु शर्मा की है, ठीक है। और बच्चों के लिए जो शुरुआती गीत सुनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, लोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोरी। अगला प्रश्न है ये वाला प्रश्न, गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में कौन कौन सी गद्य की विधाएं हैं। एक तो हमारी कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, रिपोर्टाज है, ठीक है,
संस्मरण, रेखाचित्र, पद्यशैली, डायरी, जीवनी, आत्मकथा। अब आपसे पूछ ले जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, तो याद करके जाना। जीवन में किसी भी आदर्श पुरुष के जीवन का वर्णन लेखक करता है, किसमें, जीवनी में। जबकि आत्मकथा जो होती है वो स्वयं के द्वारा अपने जीवन में घटी जाने वाली घटना को खुद के द्वारा लिखा जाता है। कथानक क्या होता है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, ठीक है ना। और कहानी का संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से लेकर के अंत तक की सभी घटनाओं तथा पात्रों को उल्लेख किया जाता है, कथानक कहलाता है। कहानी कितने प्रकार की होती है, तो देखो, घटना प्रधान, वातावरण प्रधान, चरित्र प्रधान, ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ये प्रश्न देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कविता को किस प्रकार परिभाषित किया है कि कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह है जिसमें भावावेग हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो और प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। प्रायोजन की सीमा समाप्त हो जाने पर अलौकिक रस का साक्षात्कार होता है, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नाटक, नाटक के वर्तमान में कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। गीत नाटक, रेडियो नाटक, दूरदर्शन नाटक, एकांकी नाटक। और नाटक शिक्षण की विधियाँ विस्तार से पढ़ेंगे हम इनको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बाल साहित्य में काल्पनिक कहानियों की क्या लाभ है, काल्पनिक कहानियों के क्या लाभ है, तो देखो इससे क्या होगा, बाल साहित्य को बच्चे पसंद करते हैं, रुचि से पढ़ते हैं, बालकों की कल्पना शक्ति विकसित होती है और बाल साहित्य बालकों के अभिव्यक्ति का आधार बनता है। एकांकी नाटक में अंतर क्या है, तो एकांकी में सीमित समय, अल्प समय और कम पात्र होते हैं, जबकि नाटक में विस्तृत कथानक, अधिक पात्र और दीर्घकाल समय होता है, ठीक है ना। उसके बाद समाचार पत्र के तत्व कौन कौन से हैं भैया, एक तो नवीनता, विशेषता, व्यापकता, प्रामाणिकता, रुचिपूर्णता, प्रभावशीलता और स्पष्टता। नाट्य सौंदर्य से क्या आप समझते हैं, ये प्रश्न भी आपको रट के जाना है, ठीक है। आगे लो भाई, बाल साहित्य की प्रमुख पत्रिका मैंने आपको पहली यूनिट में बता दी और इसमें बता रहा हूँ, बाल भारती, चंपक, बालहंस और चंदा मामा, ये याद रखना है। नाटक में स्वागत कथन से क्या आशय है, इसका प्रयोग करते समय किस प्रकार की सावधानी बरती जानी चाहिए, मोस्ट प्रश्न है, याद करके जाना है, ठीक है ना। अच्छे समाचार पत्र की विशेषता आपको मैंने बताई दी, ठीक है ना। उसके बाद कहानी और संस्मरण में क्या अंतर है, एक प्रश्न तो ये याद करके जाना है, मोस्ट प्रश्न लगाएंगे आप लोग इसको, कहानी और संस्मरण, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आत्मकथा और संस्मरण में क्या अंतर है, ये 2 प्रश्न तो पक्के हैं, ये 2 प्रश्न तो पक्के हैं, कंठस्थ याद करेंगे इनको, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाल साहित्य की विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिएगा, ठीक है। अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, बाल साहित्य की विशेषता कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, भाषा सीखने की विभिन्न विधाएं जो शैली हैं उनका स्वरूपगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा। मोस्ट प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों में से अगर आएंगे तो 3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। पहला प्रश्न आपको ये याद करना है। दूसरा प्रश्न है आपको कहानी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, एक तो कथानक, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट है हमारा देश काल, ठीक है। तीसरा है चरित्र एवं पात्र, इनके बारे में लिखना है आपको विस्तार से पढ़ के। संवाद PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। 5वां पॉइंट है भाषा शैली, ठीक है ना। और एक प्रश्न और है, ये रहा, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ के जाना है दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ओके। चिंता मुक्त रहिए, मस्त रहिए, ओके। और ये प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का कि कक्षा में बाल साहित्य के चयन और प्रस्तुतिकरण के संबंध में क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, ओके, याद रख लेना इसको। और आपका पेपर अब यहाँ पर ख़त्म होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलेगा, अब हम पढ़ाते हैं आपको नेक्स्ट यूनिट नंबर 1, 2 और 7 पार्ट नंबर 3 में। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक बार वीडियो को देखेंगे कि मोस्ट उस PDF में कौन सी लगाए हैं। जिसके पास सीरीज़ नहीं है वो सीरीज़ की PDF है, आप लोग इनसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ आप लोग सीरीज़ से सकते हैं, PDF से सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रश्नों के लिए एक बार कौन से मोस्ट हैं वो आप लोग वीडियो में ज़रूर देखें। धन्यवाद।